आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम फिजिक्स की क्लास में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले 2 सप्ताह में हुई क्लासों में हमने पहले अध्याय के कुछ भाग का अध्ययन किया था। आज हम उसी से आगे अगला हेडिंग लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके संदर्भ में बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का सवाल आता है। इसकी परिभाषा पूछी जाती है और इसके गुणों के बारे में पूछा जाता है। तो मैं इसकी परिभाषा को पहले बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करने वाली काल्पनिक जो रेखाएं होगी, उन रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई धनावेश है या कोई ऋणावेश है, हमने कहा था कि उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। तो वो विद्युत क्षेत्र बना कैसे? तो उसके चारों ओर, आवेश के चारों ओर इस विद्युत क्षेत्र का निर्माण करने वाली कुछ रेखाएं होगी जो काल्पनिक होगी, जो दिखती नहीं है। ऐसी उन्हीं रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। ये आवेश के चारों ओर होती है और यही विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। इन रेखाओं में कुछ गुण पाए जाते हैं। इन रेखाओं के गुण परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला गुण ये है, धनावेश से ये बाहर की ओर निकलती है। अगर कोई आवेश धनावेश है तो ये उसके चारों ओर जो बल रेखाएं होगी, ये उसके बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होगी। हमको दिखती नहीं है, लेकिन ये उसके चारों ओर बाहर की तरफ निकलती हुई होती है। कोई भी ऋणावेश होता है, दूसरा गुण ऋणावेश के ये अंदर की ओर होती है। ऋणावेश जो होगा, ऋणावेश के चारों ओर ये बल रेखाएं जो होगी, ये उसके अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होगी। तो पहला गुण हो गया, धनावेश से ये बाहर की ओर निकलती है, ऋणावेश के ये अंदर की ओर निकलती है। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण, यदि आपने धनावेश को और ऋणावेश को पास पास में रख दिया, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, धनावेश से बल रेखाएं निकलेगी और ऋणावेश में समा जाएगी। तो धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाएगी। तो देखिए आप, धनावेश से ये निकल रही है और ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। इस तरह से ये इनके चारों ओर आपको दिखती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना, मतलब होगी इसके चारों ओर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस के बीच में ये बल रेखा एकदम सीधी है। तो सीधी होने का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, ये वक्रीय हो रही है। वक्रीय होने का मतलब है कि ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे दूरी बढ़ने के साथ जो है वो कम होता है। प्लस और माइनस की बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षण करती है, इसीलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो सर्वाधिक होता है। लेकिन अगर हमने 2 समान आवेशों को पास में रख दिया, प्लस और प्लस को, तो इनकी बल रेखाएं जो है वो सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। आप देख रहे हो, ये आकर्षण नहीं हो रहा है, ये प्लस से जो बल रेखाएं निकल रही है और ये भी यहाँ से निकल रही है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। तो इनकी बल रेखाएं जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ये चौथा गुणधर्म है। इस विद्युत बल रेखाओं की अवधारणा को समझाने वाला जो वैज्ञानिक था, वो वैज्ञानिक था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने जो है इन अवधारणाओं को समझाया था, इन बल रेखाओं के बारे में बताया था। ये 4 गुण है। पांचवा गुण है, बल रेखाएं जो होती है, ये मान लीजिए बल रेखा जा रही है और अगर इसके किसी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींच दी जाए, जैसे ये बल रेखा जा रही है और ये कोई बिंदु है और यहाँ हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा जो होती है ये हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। माने बल रेखाएं जहां पे भी होगी, वहां पे कोई काल्पनिक एक बिंदु ले लीजिए और वहां स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ये 5वां गुणधर्म है। छठा गुणधर्म है, 2 बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटेगी। जैसे मान लीजिए ये बल रेखा ऐसे जा रही है और ये बल रेखा ऐसे जा रही है, तो ये कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्योंकि अगर हम मान भी ले कि अगर ये एक दूसरे को काट रही है, तो इनके कटान बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखाएं जो होगी वो 2 हो जाएगी। एक तो ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी, और ये 2 स्पर्श रेखाएं क्या करेगी, 5वें गुणधर्म के अनुसार 2 दिशाओं को व्यक्त करेगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव एक ही होती है, दो कभी नहीं होती, इसलिए कभी भी बल रेखाएं आपस में नहीं काटेगी। ये जो गुण है ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है दो विद्युत बल रेखाएं कभी आपस में क्यों नहीं काटती, तो हमको यही उत्तर देना है कि दो बल रेखाएं अगर आपस में काटेगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी और वे दो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगी, दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को बताएगी, जबकि ये संभव नहीं है, इसलिए ये कभी आपस में नहीं काटेगी। सातवां गुणधर्म, अगर कोई समविभव पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ जहां पर पूरे पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है, ऐसा पृष्ठ जहां पर सभी जगह पर विभव का मान एक समान है, अगर वह पृष्ठ है तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होगी। जैसे मान लीजिए ये मैं एक पृष्ठ ले रहा हूं, ये एक समविभव पृष्ठ है, तो इसके द्वारा जो विद्युत बल रेखाएं होगी वो सदैव इसके लंबवत होगी, 90 डिग्री पे होगी। ये जो है वो इसका सातवां गुणधर्म है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं, ये हमको याद करना है। ये 2 नंबर का हेडिंग हमारे कोर्स में है। अगला हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो ध्रुव, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव। जैसे हम जानते हैं धरती के भी दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और दोनों ध्रुवों की जो प्रकृति है वो एक दूसरे से विपरीत है। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र में या विद्युत स्थिर वैद्युतिकी में अगर आवेशों के दो ध्रुव है, जैसे मान लीजिए एक है माइनस का क्यू, माइनस प्रकृति का आवेश है, और एक है प्लस क्यू, ये धनावेश है। दो विपरीत आवेश जिनका मान समान है, माने परिमाण समान, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में है, ये दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, जैसे मैंने इनके बीच की दूरी मान ली है 2 है, कुछ भी हो सकती है, तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो इसको हम, इस व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी, दो आवेश जिनका परिमाण समान है, जिनकी प्रकृति एक दूसरे से विपरीत है, अगर वे कुछ दूरी पर स्थित है तो इस व्यवस्था को भौतिकी में विद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। ये जो O है ये इनका मध्य बिंदु है। अगर हम इस द्विध्रुव की जो ये रेखा है, दोनों मिलाने वाले आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, अगर इसी रेखा को काल्पनिक रूप से हम आगे बढ़ा दें तो ये जो रेखा है ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। और अगर इसी अक्ष के लंबवत अगर कोई काल्पनिक रेखा खींच दें तो ये जो रेखा होगी इसको हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष कहेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष तो ये होगी और ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष हो जाएगी, अक्ष और निरक्ष। ये व्यवस्था जो होती है इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित अगली हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब ये एक घूर्णन गति में शब्द काम में आने वाला होता है। इसको हम, जैसे घूर्णन गति होती है वहां पे किसी एक बिंदु के सापेक्ष अगर कोई वस्तु किलकित है, घूम रही है, तो हम वहां पे उसको आघूर्ण कहते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ये द्विध्रुव है और ये मध्य बिंदु वो है, इसके सापेक्ष अगर ये किलकित है तो यहाँ पे भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसको हम P से, स्मॉल p से निरूपित करेंगे। यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर तीर का निशान आएगा। अब ये क्या होता है, ध्यान देना। जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है, इसमें से कोई भी एक आवेश, जैसे प्लस ले लो या माइनस ले लो, ठीक है, उसका परिमाण, जैसे प्लस का अगर परिमाण लोगे तो प्लस क्यू आएगा, लेकिन अगर माइनस क्यू का परिमाण ले लेंगे तो प्लस क्यू आ जाएगा। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उसका गुणनफल, जैसे ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ठीक है, इनके मध्य की दूरी है 2a। तो एक कोई भी आवेश और इनके मध्य की दूरी, इनका जो गुणनफल होगा उसी गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और मध्य की दूरी का जो गुणनफल होगा उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो P बराबर हो जाएगा 2aq, सदिश रूप में सदिश P बराबर 2a सदिश इंटू q, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जब सूत्र ये है तो मात्रक क्या हो जाएगा, 2a जो है दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर और q का मतलब कूलाम, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। कूलाम
आवेश का मात्रक है, विमा हो जाएगी A1 T1 और मीटर दूरी है तो L1, तो टोटल विमा हो जाएगी M0 L1 T1 A1, ये इसकी विमा हो जाएगी। अब हम अगले हेडिंग में विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। जैसा अभी हमने पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव जो होता है, एक आवेश -q, एक आवेश +q, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमें उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष के ऊपर कोई एक बिंदु स्थित होगा, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो देखिए पहले चित्र समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा -q आवेश और कुछ दूरी पर ये हमारा +q आवेश, और ये इनका मध्य बिंदु O और इनके मध्य की ये दूरी जो है वो है 2a। तो ये जो व्यवस्था होती है इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमें इसी द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष पर, अभी हमने अक्ष को पढ़ा था कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को यदि काल्पनिक रूप से आगे बढ़ा दीजिए तो ये उसकी अक्ष कहलाती है। इसी अक्ष के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है। ये जो P बिंदु है ये इसकी अक्ष के ऊपर स्थित है, और हम ये मान लेते हैं कि ये बिंदु इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित है यहाँ पर। तो हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अगर हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम +q आवेश के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर -q आवेश के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे, और कुल तीव्रता यहाँ ज्ञात करने के लिए परिणामी तीव्रता के लिए दोनों का योग कर देंगे। तो हम लोगों ने इसी पार्ट में एक डेरिवेशन पढ़ा था, एक हेडिंग पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने ये एक बिंदु आवेश है, इसके कारण यहाँ तीव्रता क्या होगी? तो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी का पता करना होगा। चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की, अब ये आधी दूरी है, इसको a, ये पूरी दूरी 2a है तो ये a हो गई, ये भी a हो गई। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? r - a। इसी प्रकार से यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी r + a। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने इन आवेशों से उस बिंदु की दूरी का पता कर लिया, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें सबसे पहले इनकी दूरियों का पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके कारण यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर इसके कारण यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करेंगे, और यहाँ पे परिणामी तीव्रता को निकालने के लिए दोनों का योग कर देंगे, तो कुल तीव्रता यहाँ पे निकल जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि हम सबसे पहले +q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। +q के कारण P बिंदु पर ज्ञात करने के लिए यहां से यहां तक की दूरी है r - a, तो r - a ये है, तो +q आवेश के कारण P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1, हम इसको E1 मान रहे हैं, kq बटा r - a का स्क्वायर। सूत्र होता है kq बटे r, तो r यहाँ पे r - a है, तो kq बटा हो जाएगा r - a का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे, जैसा हम जानते हैं ये +q आवेश है, और +q आवेश के कारण तीव्रता की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, तो तीव्रता जो होगी वो पहली तीव्रता E1 इस तरह से होगी। तो हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सदिश बराबर kq बटे r - a का स्क्वायर r के पास में एकांक सदिश लगा दिया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम -q आवेश के कारण यहाँ पे निकालेंगे, तो -q से यहाँ तक की दूरी क्या है? r + a, तो इसी प्रकार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर kq r + a का स्क्वायर माइनस r का कैप। माइनस r का कैप क्यों आया? क्योंकि ये माइनस आवेश है, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है, तो वो जो होगी वो उसकी दिशा ऐसे होगी, और ये जो दिशा है वो E1 की विपरीत है, इसीलिए यहाँ एकांक सदिश जो आया वो माइनस में आया है। तो सूत्र हो जाएगा E2 बराबर kq बटे r + a का स्क्वायर माइनस r का कैप। अब हमें यहाँ पे कुल तीव्रता निकालनी है, हम दोनों का योग कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा E1 + E2। जब दोनों का योग करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से मान रख दो,
1 से मान यहाँ पे रख दिया, ये रहा, 2 से मान यहाँ पे रख दिया, ये रहा। इन दोनों को पास में रख दिया तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, के क्यू यहाँ पे भी है, के क्यू यहाँ पे भी है, आर कैप यहाँ पे भी है, आर कैप यहाँ पे भी, तो के क्यू आर कैप कॉमन आ रहा है, के क्यू आर कैप को कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ बच गया 1/r-a का स्क्वायर, ये माइनस ये रहा, यहाँ हो गया 1+r+a का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, के क्यू आर कैप। यहाँ पे अब हम लसापा लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, सर्व समीका होती है a² - b² वाली, तो यहाँ हो जाएगा r² - a का स्क्वायर और होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर आ गया। लसापा लेके किया इसको तो यहाँ पहले आ गया r+a का स्क्वायर माइनस हो गया r - a का स्क्वायर। हम इसकी सर्व समीका से इसको खोल देंगे, ये प्लस की सर्व समीका से खुल जाएगा, ये माइनस की सर्व समीका से खुल जाएगा। बाहर माइनस का निशान है इसलिए सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ऐसा करने पर r² से r² कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, 2ra जुड़ के 4ra हो जाएगा, नीचे हो जाएगा r² - a² का होल स्क्वायर और के क्यू आर कैप पहले से बाहर है, तो इस तरह से ये पद आ गया। अब हम इस पद को ध्यान से देखें, नीचे लिखा हुआ है r² - a²। r का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी और a का मतलब होता है इतनी सी दूरी। हम चित्र में ध्यान से देखें तो r जो दूरी है वो a की तुलना में बहुत बड़ी दूरी है, इसीलिए हमने लिखा r > a, और हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब हम r की तुलना में a को नगण्य मान सकते हैं। हमने a के स्क्वायर को 0 कर दिया, जैसे ही a के स्क्वायर को 0 कर दिया नीचे r² का स्क्वायर मैंने r की घात 4 हो गई, तो लिख दिया r की घात 4, और ऊपर जो था 4ra उसके हमने टुकड़े कर दिए, 4 के 2 × 2 टुकड़े कर दिए, तो ये हो गया 2 × 2 और पीछे हो गया ra के क्यू आर कैप, तो ra के क्यू आर कैप पूरा लिख दिया। ऐसा करने से 2aq इसको हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो ये बन गया p, और ये जब मान यहाँ रख दिया एक r से ये कट गया तो 2kp/r³ हो गया r एकांक सदिश में। तो ये जो है अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया, और इसका सूत्र जो मिला है वो मिला है 2kp/r³। तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के ऊपर हमने तीव्रता को पता कर लिया। ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है और एक निबंधात्मक प्रश्न में आता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत समझनी है, बाद में तो छोटी सी गणितीय अवधारणा गणितीय मैथमेटिक्स लगानी है, बाकी शुरुआत समझ ली अगर तो आपसे ये पूरा भी हो जाएगा। ये द्विध्रुव पर आधारित पहला डेरिवेशन है। इसी तरह से अगला डेरिवेशन है निरक्ष के ऊपर तीव्रता ज्ञात करना। ये अक्ष के ऊपर ज्ञात की, वो है निरक्ष के ऊपर तीव्रता को ज्ञात करना।